School of Magic Season 2. Title: Source of Poison Part 2. चुटकी की उंगलियां उसके लैपटॉप पर तेजी से टाइप करती थी और कई धुंधली छवियां सामने लाती थी। मैं सोच रही थी कि उनकी मौतें इतनी परिचित क्यों लगी। इसकी जांच करें। यह किसी को जहर दिए जाने की घटना है जिसे जागीर छुपाने की कोशिश करी है। क्या तुम्हें याद नहीं? सिटी हंटर्स इसकी जांच करने भी आए, लेकिन उस विकृत कैप्टन को कार्ली ने आसानी से फंसा लिया था। चुटकी ने उत्साह से कहा। इसका चाय से क्या संबंध है? आदर्श ने असमंजस में पूछा। मैं टुकड़ों को एक साथ रखना शुरू कर रही हूँ। बस मुझे कुछ समय दीजिए और मैं जहर के बारे में और अधिक जानने में सक्षम हो जाऊंगी और इसे अस्थायी रूप से दबाने के लिए एक एंटीडोट भी के साथ आऊंगी। चुटकी अपने पैरों पर खड़ी हुई और अपने लैपटॉप के साथ अपने कमरे में चली गई। तुम कहाँ जा रही हो? आदर्श ने चिंतित होकर पूछा। मैंने क्लाउड पर सभी प्रकार के जहर से संबंधित जानकारी इकट्ठी कर ली है। शैतान नगरी द्वारा सिग्नल पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। मुझे आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए सिग्नल को बाईपास करने के लिए एक इक्विपमेंट बनाने की आवश्यकता होगी। इसमें कुछ समय लग सकता है, चुटकी ने कहा। आपके लिए अकेले रहना असुरक्षित है, नंदिनी ने कहा। शैतान नगरी मुख्य रूप से गोल्डन बैटल हंटर्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। जब तक हम खुद को उजागर नहीं करेंगे, उन्हें हमारी परवाह करने का समय नहीं मिलेगा। भले ही उन्हें पता चल जाए कि मेहमानों के बीच हंटर भी है, फिर भी उन्हें प्रथम स्कूली छात्र संदेह पर संदेह नहीं होगा। बेहतर होगा कि आप दोनों आगे बढ़ना शुरू करें और शैतान नगरी के सदस्यों को खोजें। अन्यथा भले ही हम जहर से निपटने में कामयाब रहे, फिर भी अंततः बच जाएंगे, चुटकी ने कहा। आदर्श और नंदिनी ने सिर हिलाया। उन्होंने चुटकी को जहर से निपटने देने का फैसला किया क्योंकि वे उसे कोई सहायता प्रदान नहीं कर सकते थे। जब अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी प्रकार के अजीब तरीकों का उपयोग करने की बात आई तो शैतान नगरी वास्तव में प्रभावशाली था। सौभाग्य से वे प्रतिभाशाली चुटकी को साथ लाए थे, अन्यथा उनके पास बचाव के लिए इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चुटकी के जाने के बाद आदर्श ने नंदिनी को उसकी कोहनी पर थपथपाया और कहा, आप बहुत अलर्ट हैं। मैं चाय के बारे में लगभग भूल ही गया था। यह केवल एक सेकंड के लिए मेरे दिमाग में आया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वास्तव में ऐसा होगा। अब जब मैं इसे याद करती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ खेत में सभी का जागीर द्वारा स्वागत किया गया था और सभी को विशेष काली चाय परोसी गई थी। कार्ली और बटलर उन्हें चाय पीते हुए देखते थे और यहाँ तक कि जो लोग दिन के दौरान इसे नहीं पीते थे, एक नौकरानी रात में चाय लाती थी और समझाती थी कि यह संभवतः नींद में मदद कर सकती है या नाश्ते के दौरान चाय भी परोस सकती है। सरल शब्दों में आप उनकी विशेष काली चाय हर जगह पा सकते हैं, नंदिनी ने कहा। अब जब नंदिनी ने इसका उल्लेख किया था तो आदर्श को किसी तरह याद आया कि जागीर वास्तव में उन्हें पीने का पानी नहीं बल्कि उनकी विशेष चाय उपलब्ध कराती थी। ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चाय नहीं पी होगी, लेकिन मेरा मानना है कि केवल कुछ ही लोग होंगे। चाय ने मुझे, आप और चुटकी सही सभी लोगों को जहर दे दिया है। जहर शरीर के अंदर होता है और केवल कुछ शर्तों के तहत ही दोबारा होता है। इसके बाद पीड़ित को काले खून की उल्टी होगी और वह काले पदार्थ में बदल जाएगा। अरे मुझे विश्वास है कि यहाँ रहने के दौरान मैंने लगभग पूरी बाल्टी चाय पी ली थी, आदर्श ने चिल्लाकर कहा। नंदिनी को इसका उल्लेख करने में भी शर्म आ रही थी। जब आदर्श को बताया गया कि चाय उनकी विशेषता है और मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती है तो वह बैल की तरह चाय पी रहा था। यदि जहर सेवन की गई मात्रा के अनुसार काम करता तो आदर्श जहर से मरने वाला पहले 10 लोगों में से एक होता। सौभाग्य से जागीर के बाहर कुछ 100 लाशों ने यह संकेत दिया था कि अधिक चाय पीने से जहर अधिक तीव्र नहीं होता है। आदर्श और नंदिनी ने अपनी खोज को दूसरों के साथ साझा नहीं किया क्योंकि उन्हें अभी तक इसका समाधान नहीं मिला था। इससे उनमें केवल डर पैदा होगा।
सभी के शरीर में जहर स्टैंड बॉय पर था। वे अभी भी अनिश्चित थे कि जहर को कैसे नियंत्रित किया जाए। बहुत अधिक खड़े होने से वे केवल आसान लक्ष्य बनेंगे। आदर्श, मैं आपसे विनती करती हूँ। गरिमा अचानक आदर्श के सामने प्रकट हुई। आदर्श ने रोती हुई गरिमा को देखा। यह स्पष्ट था कि गरिमा ने सोचा कि वंशिका बहुत परेशानी में है। प्लीज उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। वंशिका मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर मैं उसे आने के लिए विनती नहीं करती तो वह यहाँ कभी नहीं आती, क्योंकि वो एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। अगर उसे कुछ हुआ तो गरिमा पूरी तरह से खुद को दोषी ठहरा रही थी। मुझे भी नहीं पता कि वह कहाँ है। यह जगह बहुत बड़ी है। आदर्श ने उसे खारिज कर दिया। आदर्श के पास किसी लापता व्यक्ति की तलाश में बर्बाद करने का कोई समय नहीं था। शैतान नगरी अभी भी पर्दे के पीछे से अटैक करने की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि वे जहर का इलाज नहीं ढूंढ पाए तो अंततः नंदिनी और चुटकी सहित सभी लोग मर जाएंगे। आदर्श गरिमा की भावनाओं को समझ सकता था, क्योंकि अगर उसने वास्तव में मिशन ना लेने का फैसला किया होता तो दोनों लड़कियों इस झंझट में नहीं होती। उसे शांत रहना था, फिर भी उसके पास समय खत्म हो रहा था। अब भी उसे शैतान नगरी का कोई निशान नहीं मिला था। अन्य लोग उसकी तलाश में हमारी मदद करने को तैयार नहीं है, केवल मैं और नरेश है। गरिमा ने विनती करना जारी रखा। ऐसा लग रहा था जैसे गरिमा ने अपने डर पर काबू पाया है। वह आदर्श पर अत्यधिक निर्भर हो गई है। आओ वंशिका की तलाश करें। नंदिनी अपने पैरों पर खड़ी हो गई। आदर्श काफी आश्चर्यचकित था। अगर हम यहीं बैठे रहेंगे तो हमें कोई सुराग नहीं मिलेगा, नंदिनी ने उससे कहा। आदर्श सहमत हुआ। बैठे बैठे बतखों की तरह यहीं रहने के बजाय उनके लिए बेहतर था कि वे जगह जगह तलाश करें और देखें कि क्या वे लापता वंशिका को भी ढूंढ सकते हैं। एक अतिरिक्त जीवन बचाना हमेशा बेहतर होता है। थैंक यू, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी। गरिमा अविश्वसनीय रूप से प्रभावित हुई। नरेश की आंखें भी कृतज्ञता से भर गई। उनकी क्लासमेट हॉल छोड़ने से पहले बहुत डरी हुई थी। उनमें इमारत से एक कदम भी बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उनमें से किसी को भी वंशिका की भलाई की परवाह नहीं थी। फिर भी उन्हें आश्चर्य हुआ। ये दो लोग जिनसे वे केवल एक हफ्ते से भी कम समय पहले मिले थे, उनके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार थे। एक सलाह, आप कहीं ना जाए तो बेहतर है। अगर पॉइजन अभी अभी वहां फैल रहा है तो आप यहाँ वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, आपने सुना कि गोल्डन बैटल हंटर्स ने क्या कहा? हमें बस घर के अंदर रहना चाहिए और मदद का इंतजार करना चाहिए। वहां बाहर जाने से चीजें और बदतर हो जाएगी, विनय नामक व्यक्ति ने सलाह दी। चारों ने उसकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया और लापता वंशिका की तलाश शुरू करने के लिए दरवाजा खोल दिया। चूंकि आदर्श मदद करने के लिए सहमत हो गया था, वह निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। आखिरकार आदर्श आधिकारिक तौर पर एक हंटर मास्टर था। उसने लापता लोगों की तलाश में इसी तरह के कई काम किए थे। जब तक उन्हें अच्छा पैसा मिलता रहा, उन्हें निजी जासूस के रूप में काम करने में कोई आपत्ति नहीं थी। हंटर काफी हद तक एक निजी जासूस का एडवांस लेवल था। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? आदर्श ने गंभीरता से पूछा। अपने कमरे में रात के खाने के बाद। उसने कहा कि वह असहज महसूस कर रही है, इसलिए वह अपने कमरे में रह रही है। मैं गई और उसका दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि वह रूहान के साथ कहीं और गई है। ओह नरेश, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, गरिमा ने कहा। उस गधे रूहान, उसकी वंशिका की देखभाल करने की हिम्मत कैसे हुई? नरेश अभी भी गुस्से में था। आइए पहले उसके बारे में जांच करें, शायद हमें वहां कुछ सुराग मिल जाए। वैसे आपने ऐसा क्यों सोचा कि वह रूहान के साथ चली गई है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं भी रूहान की तलाश में गई थी।
वह भी अपने कमरे में नहीं था। चूंकि उन्होंने पहले ही अपने रिश्ते की घोषणा कर दी थी, इसलिए मैंने मान लिया कि अगर वे दोनों अपने कमरे में नहीं होंगे तो वे एक साथ होंगे। गरिमा ने स्वीकार किया। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल। रूहान, उसके बारे में कुछ गड़बड़ है। जब वे वंशिका के कमरे में पहुंचे तो आदर्श ने सुराग के लिए आसपास का निरीक्षण करने के लिए अपनी इंद्रियों को उजागर किया। जब वे कमरे में आए तो नरेश को अपना दिल दुखता हुआ महसूस हुआ। वह रात उसके लिए एक बड़े सपने की तरह थी, फिर भी अगली सुबह तुरंत खत्म हो गई। तब से सब कुछ बदल गया था। मुझे यहाँ कोई सुराग नहीं दिख रहा है। उसने स्वेच्छा से अपना कमरा छोड़ दिया होगा, आदर्श ने कहा। वह मुड़ा और अपने पीछे देखने ही वाला था कि तभी उसकी टक्कर नरेश से हुई, जो अपने विचारों में खोया हुआ था। नरेश की अभिव्यक्ति देखकर आदर्श ने असहाय होकर कहा, आपको इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। वंशिका हाल ही में बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगा जैसे वह जानबूझकर मुझसे बच रही थी। मैं वास्तव में चिंतित थी, गरिमा ने कहा। वह किससे डर रही थी? आदर्श ने पूछा। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वह रूहान से डरती थी, गरिमा ने उत्तर दिया। यह रूहान होना चाहिए, वह उसे धमकी दे रहा होगा, यही बात होगी। नरेश को अचानक होश आया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि क्यों वंशिका अचानक उसमें रुचि खो गई। भले ही वह एक रात पहले ही उसे स्वीकार कर चुकी थी, इसके अलावा अगर वह केवल उसकी भावनाओं के बारे में चिंतित होती तो वह उसे अपने शरीर को सहलाने की अनुमति क्यों देती? नंदिनी ने कहा, रूहान उस रात मेरे पास आया था। वह तुम्हारे पास आया था? गरिमा और नरेश दोनों चौंक गए। नंदिनी ने संक्षेप में स्थिति का वर्णन किया। कोई भी बता सकता है कि रूहान वास्तव में नंदिनी का स्नेह जीतने की कोशिश कर रहा था। वंशिका ने मुझसे यही बात कही। उसने कहा कि रूहान बहुत विश्वसनीय नहीं है। वह बहुत गंभीर थी, ऐसा नहीं लगा कि वह मजाक कर रही थी। गरिमा ने अपना फोन निकाला और आदर्श को टेक्स्ट दिखाया। नरेश ने कहा, देखो मैंने क्या कहा। वह सिर्फ मुझे चोट न पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। रूहान ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा। उसके लापता होने में उसका भी कुछ हाथ हो सकता है। वह रूहान से बहुत डरी हुई थी, इसलिए उसने कहीं छिपने का फैसला किया। अब जब जागीर इतनी भयावह स्थिति में है तो उसके लिए अकेले रहना बहुत खतरनाक है। हमें उसे यथाशीघ्र ढूंढना होगा। आदर्श ने टेक्स्ट पढ़ा। सामग्री से ऐसा लग रहा था कि वंशिका काफी स्मार्ट लड़की थी। वह रूहान के भावुक सौम्याभ्यास के माध्यम से उसकी वास्तविक प्रकृति को देखने में सक्षम थी। इसके अलावा रूहान ने नंदिनी को भी एक साथ रात बिताने के लिए आमंत्रित करने का प्रयास किया। इससे वंशिका की बात और भी साबित होगी। रूहान अविश्वसनीय था। रूहान की नज़र इन कुछ दिनों में अजीब रह रही थी, नंदिनी ने जोर से सोचा। नंदिनी का आईक्यू भी कम नहीं था। वह स्पष्ट रूप से समझ सकती थी कि रूहान हाल ही में बदल गया है, खासकर जब वह उसे देख रहा था। अस्वीकार किए जाने के बाद वह शर्मिंदा नहीं था, ना ही वह अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए शांत और सामान्य व्यवहार करने की कोशिश कर रहा था, बल्कि आक्रामक लग रहा था। कुछ बार नंदिनी को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो आदमी उसे अपनी आंखों से खाने की कोशिश कर रहा था। उसकी ठंडी मुस्कुराहट से यह भी संकेत मिलता था कि वह अंततः उसके हाथों में पड़ जाएगी। नंदिनी एक जादूगर थी और रूहान की तुलना में बहुत अधिक चौकस थी। वह व्यक्ति इस बात से बिल्कुल अनजान था कि नंदिनी को पाने की उसकी इच्छा पूरी तरह से उजागर हो गई थी, भले ही वह बेहद सतर्क था। जैसे जब सभी को लगा कि रूहान के बारे में कुछ गलत है तो उसने तुरंत उनके साथ अपनी टिप्पणियां साझा की। अजीब बात है, ऐसा कैसे? आदर्श को पहले तो इसका एहसास नहीं हुआ। मैं संक्षेप में बताऊंगी कि मैंने क्या महसूस किया। किसी तरह उसकी नजरें महत्वाकांक्षी लग रही थी। वह मुझे करीब से देख रहा था, लेकिन उसने वास्तव में कुछ नहीं किया, नंदिनी ने साझा किया।
उसे आप में दिलचस्पी थी, बाकी सभी लोग इसे आसानी से बता सकते हैं। जब उन्होंने आपको जागीर में आमंत्रित किया तो हम सब इस पर चर्चा कर रहे थे। उसने सोचा कि वो अपने इरादे छुपाने में अच्छा है, गरिमा ने कहा। नरेश ने फुसफुसाते हुए कहा, नंदिनी जैसी सुंदर और विशेष लड़की को कोई भी पसंद क्यों नहीं करेगा? क्या अब हम प्यार और नफरत के बारे में बात नहीं कर सकते? आदर्श ने रोका। जब बाहर इतनी सारी लाशें पड़ी थी तो क्या वे इस पर गंभीरता से चर्चा करने के मूड में थे? आदर्श नरेश और गरिमा के बारे में बिल्कुल अवाक था। नंदिनी बेहद खूबसूरत थी। बहुत से लोग पहली नजर में ही उस पर फिदा हो जाएंगे, लेकिन अब इससे क्या फर्क पड़ता है? वह पहले से ही उसकी गर्लफ्रेंड थी। किसी को भी उसे ले जाने की इजाजत नहीं थी, खासकर उस बेवकूफ रूहान को। आदर्श, मेरा मानना है कि हमें रूहान के बारे में पहले बात करनी चाहिए, नंदिनी ने सख्ती से कहा। इसमें बात करने की क्या बात है? क्या वह उस मंदबुद्धि अनिकेत जैसा ही नहीं है? ऐसा नहीं था कि आदर्श को अनिकेत रूहान के इरादों के बारे में पता नहीं था, लेकिन उसने जोकर को खतरा नहीं माना था। उसमें कुछ गड़बड़ है, नंदिनी ने घोषणा की। यह शुद्ध प्रवृत्ति थी। नंदिनी के पास कोई सबूत नहीं था, फिर भी उसकी अंतरात्मा उसे यह बता रही थी। सबसे पहले रूहान ने अपने विनम्र व्यवहार के माध्यम से उसका स्नेह जीतने की कोशिश की। जब उसने उसका निमंत्रण अस्वीकार किया तो वह निराश होकर चला गया। हालांकि वंशिका के साथ रहने के बाद भी उसने उसे अपने पास रखने की तीव्र इच्छा प्रदर्शित की। उससे उसे एक बुरा ऑरा भी महसूस हुआ। मेरी अंतरात्मा मुझे बता रही कि अगर उसने वंशिका पर कुछ बेईमानी तरीकों का इस्तेमाल किया तो वह उन्हें मुझ पर भी इस्तेमाल कर सकता है। मैं हाल ही में उसके आसपास बेहद सावधानी बरत रही हूँ, नंदिनी ने स्वीकार किया। सावधानी? आदर्श आश्चर्यचकित था। नंदिनी पहले ही इंटरमीडिएट लेवल के टॉप पर पहुंच चुकी थी। उसकी ताकत एक एडवांस मैजिशियन के बराबर भी थी। फिर भी वह एक सामान्य व्यक्ति से सावधान रहती थी। केवल इसका मतलब यह था कि उसके बारे में कुछ गंभीर रूप से गलत था। जब आदर्श ने जानकारी को वंशिका के व्यवहार में अचानक बदलाव और उससे महसूस हुए डर से जोड़ा। यहाँ रुको, मैं रूहान को ढूंढने जाऊंगा, आदर्श ने कहा। आदर्श ने उन्हें अपने पीछे नहीं आने दिया। वह नरेश और गरिमा को अपने शैडो एलिमेंट दिखाने के लिए अनिच्छुक था। कौन जानता था कि वे दोनों वास्तव में शैतान नगरी के सदस्य थे। आदर्श रूहान के कमरे में आया और देखा कि कमरा कसकर बंद था। हालांकि आदर्श के लिए कोई समस्या नहीं थी। उसने सबसे पहले अपनी लाइटनिंग का उपयोग आसपास की किसी भी निगरानी उपकरण को नष्ट करने के लिए किया, ताकि शैतान नगरी के लोग उसका मैजिक देखने में असमर्थ हो सके। आदर्श भागती हुई शैडो के साथ रूहान के कमरे में घुस गया, लेकिन कमरा पूरी तरह से खाली था। अजीब बात है, यहाँ उसने नहीं किया कि वह अपने कमरे में वापस जा रहा है। वह कहाँ होगा? वह बस एक साधारण व्यक्ति है। यह जानते हुए कि बाहर जहर है, वह अन्य स्थानों पर जाने की हिम्मत क्यों करेगा? ऐसा लगता है जैसे इस आदमी के बारे में निश्चित रूप से कुछ गड़बड़ है। आदर्श मुस्कुराया। आखिर वह कहाँ हो सकता है? स्विफ्ट स्टार वुल्फ, यहाँ बाहर आओ और इस आदमी के कपड़े सूंघो, देखो क्या तुम उसे ढूंढ सकते हो? आदर्श ने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाया। स्विफ्ट स्टार वुल्फ का सुंदर चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। मैं कुत्ता नहीं, भेड़िया था। आऊ! स्विफ्ट स्टार वुल्फ की नाक रक्त के प्रति अधिक संवेदनशील थी। उसने तुरंत बिस्तर के नीचे से एक आधा खुला हुआ बक्सा खींचकर बाहर निकाला। मामला व्यसक खिलौनों से भरा था, जिसे देखकर आदर्श भी शर्मिंदा थे। मैं जानता था कि तुम एक सामान्य भेड़िया नहीं हो, आदर्श ने कहा। स्विफ्ट स्टार वुल्फ अन्यायपूर्ण आरोप से पूरी तरह असहमत था। आप मुझे बता रहे हैं कि कोड़े में खून की हल्की गंध है और यह एक महिला का खून है? आदर्श ने चाबुक निकाला और अपनी ठुड्डी पर रगड़ते हुए गहरी सोच में पड़ गया। जब वे कोई रोमांचक खेल खेल रहे थे तो खून का दाग चाबुक पर लगा होगा। वे कितने तीव्र थे। भले ही यह एक भूमिका खेल हो, उसे तब तक कोड़े मारने की जरूरत नहीं थी जब तक कि लड़की का खून न बह रहा हो।
रूहान एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखता है, लेकिन वो वास्तव में अंदर से पागल है। बेशक आदर्श को रोल प्ले के बारे में पता था, हालांकि कोड़े मारने का मतलब केवल दर्द के माध्यम से आनंद लाना था। अगर उस पर खून लगा था तो वह बस लड़की पर अत्याचार कर रहा था। यह रूहान उसे और अधिक संदेहशील लग रहा था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।